और बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय भटनागर राजनीतिक विश्लेषक है, अनिल भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल भारद्वाज जी, आपके पास आ रहा हूं। जाहिर तौर पर तमाम अटकलें मुझे लगता है कि अब खत्म हो चुकी हैं, काफी कुछ साफ हो गया है। तस्वीर उत्तर प्रदेश से कौन जा रहा है, उत्तराखंड से कौन जा रहा है और कौन कौन से लोग कहां से मोदी की नई टीम में जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ये जो कॉम्बिनेशन बनकर उभर रहा है इस बार, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबका अगर देखा जाए तो सबका हित साधने की और सबको साधने की कोशिश की गई है। आप देखिए, जिस प्रकार से बनारस के लोगों को आमंत्रित किया गया है, बंगाल के लोगों को आमंत्रित किया गया है, तो यहां आप समझिए कि शपथ ग्रहण समारोह में भी सियासत भी खूब कस के हो रही है। यानी अच्छी बात है कि बंगाल के लोगों को एक संदेश जा रहा है, बनारस के लोगों को एक संदेश जा रहा है कि उनका पीएम ख्याल रखते हैं। दूसरा, जिस तरीके से हर इलाके का ख्याल रखा गया है, जैसे संजीव बालियान की बात है, संजीव बालियान का होना बहुत जरूरी था क्योंकि वो जाट लैंड के, उन्होंने अजीत सिंह को हराया, तो जाट लैंड को एक तरह से संदेश मिले कि हाँ भाजपा उनके साथ है, तो वो किया उन्होंने। पूर्वांचल से भी ठीक है। तो अगर स्मृति ईरानी ने हराया जिस तरीके से राहुल गांधी को, डिम्पल को हराने वाले सुब्रत पाठक की बात हो रही है, तो इस प्रकार से जो सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है वो निश्चित रूप से भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगी। लेकिन अनिल जी, इन सबके बीच में अमित शाह का नाम आना, जीतू वघानी का ट्वीट करना, अभी हालिया कुछ देर पहले अमित शाह का मंत्रिमंडल में शामिल होना, वित्त और गृह पर और रक्षा पर, इन सब मसलों पर उनके बारे में कहा जाना कि ये उनको विभाग मिल सकता है, इसको लेकर क्या कहा जाए? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। जिस तरीके से अमित शाह और मोदी में सिर्फ बात हुई है, उन्हीं लोगों ने तय किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएमओ से फोन गया है, राष्ट्रपति भवन से कोई चिट्ठी अभी तक नहीं मिली किसी को। तो असली होता है कि जब तक राष्ट्रपति भवन से लिखित चिट्ठी नहीं मिलती है, माना वही जाता है कि वही शपथ ग्रहण समारोह में वही मतलब शपथ लेगा। समारोह में सबको शामिल होने के लिए यह कहा जा रहा है कि आपको शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है। पीएमओ आवास में जो बैठक होने जा रही है या हो रही है, उसमें सारे सांसद शामिल हैं भाजपा के। तो इस तरीके से अभी हम लोग कयास ही लगा सकते हैं। उन्हें ट्वीट भले कर दिया हो, यह माना जा रहा है कि अगर अमित शाह शामिल हुए तो उनकी पोजीशन दूसरे नंबर पर होगी। अब दूसरा नंबर किसको पीछे ले जाएगा, यह सोचने की बात होगी। इसका मैसेज सही जाएगा या गलत जाएगा, अब देखिए क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं। संजय भटनागर जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, मनोज सिन्हा, जयप्रदा, कई ऐसे नाम हैं जो कि लाइमलाइट में हैं लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है वास्तविकता में कि और भी कई ऐसे नाम हैं जो जीतने के बाद भी लाइमलाइट में है? रीता बहुगुणा जोशी का नाम, ऐसे कई नाम हैं। और साथ ही साथ हम देखें तो सतीश गौतम, एसपीएस बघेल, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो लगातार चर्चा में है। ऐसे में क्या लगता है आपको, इन नामों पर भी चर्चा हुई है और इन नामों को भी कहीं एडजस्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, चर्चा जरूर हुई होगी। 62 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें उत्तर प्रदेश की टोटल हैं, उसमें से 62 हैं। तो यूपी का रिप्रेजेंटेशन तो सबसे ज्यादा होना ही है, होना चाहिए भी। और ये जो आप नाम ले रहे हैं, कुछ अब जैसे सुब्रत पाठक हैं, उनको हम जाइंट किलर मानना चाहिए हमें, तो क्यों नहीं। संजीव बालियान ने हराया है, इनको अच्छी मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। अजीत सिंह को हराया है। और जयाप्रदा का तो चलिए बहुत कोई पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल नहीं रहा, लेकिन हाँ, मनोज सिन्हा का हारना भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा, क्योंकि सुना क्या है, हम लोग जानते हैं काफी काम किया है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी में। और वो अगर एक बार हार गए हैं तो उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है, बाद में राज्यसभा से उनको भेजा जा सकता है। राज्यसभा की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राज्यसभा में सीटें हो ही जाएंगी। तो ऐसे तमाम नाम हैं। सतीश गौतम का नाम आपने लिया, वो भी कई बार के जीते हुए हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो बहुत जीते हुए हैं। रीता बहुगुणा ने इंपॉर्टेंट सीट जीती है इलाहाबाद से। तो इसमें सिर्फ जीते हुए नहीं, हारे हुए लोगों को पर भी चर्चा हुई होगी, तो जो कुछ लोग हार गए हैं। सवाल यहां पर जो इक्वेशंस बनाई जा रही है, इक्वेशंस क्या उत्तर प्रदेश में कास्ट इक्वेशंस, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड,
इसको फोकस रखते हुए बनाई जा रही हैं, योगी आदित्यनाथ के एजेंडे को फोकस रखते हुए बनाई जा रही हैं, आरएसएस की थीम को फोकस रखते हुए बनाई जा रही हैं, या वाकई में इसके पीछे सिनेरियो कुछ और है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम लोग ये इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जरूर कह रहे हैं, बीजेपी क्लेम भी कर रही है कि हमने कास्ट को डिमोलिश कर दिया है, लेकिन ये कास्ट डिमोलिश हो गई है चुनाव में, चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के मामले में कास्ट डिमोलिश होगी बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत फैक्टर्स होते हैं, रीजन के, स्टेट के, कास्ट के, और हर तरह के रीजन होते हैं, तो कारण होते हैं। तो ये बिल्कुल एडजस्ट कर, इनको बैलेंस करना ही पड़ेगा, और किया जाता भी है, क्यों नहीं किया जाता है। तो ये सारे बैलेंस को देखते हुए बिल्कुल बुंदेलखंड का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, होता है। वेस्टर्न यूपी से होगा, ईस्टर्न यूपी से होगा, सेंट्रल यूपी से होगा, और मैं यूपी की अगर बात करें, और अगर स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल में इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है भाजपा ने, तो वहां के भी मिनिस्टर बनाए जाने चाहिए, बनाए जाएंगे भी, मेरा ख्याल है। तो बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये सब कास्ट, रीजन, रिलीजन, सब चीजें एडजस्ट होती है। चलिए, भाजपा में रिलीजन का स्कोप कम है एडजस्ट करने का, लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस की जाती हैं, और ये आज का जो दिन है, अनिल भारद्वाज जी के पास में आता हूं। अनिल भारद्वाज जी, आज का दिन जाहिर तौर पर एक दिन ऐसा है कि जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, 7 बजे शपथ ग्रहण का समारोह शुरू होगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये भव्य था, ये मैसेज जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आज से ही समूचे दुनिया भर में जाना शुरू हो जाएगा? क्योंकि 2014 के बाद भी हमने देखा था कि देश के बाहर, विदेशों में भी जो एक मैसेज था वो नरेंद्र मोदी के आने के बाद गया था, और आज भी जाहिर तौर पर वो मैसेज जाएगा। जब जिस दिन परिणाम घोषित हुए थे जी, उसी दिन देखिए आपकी विदेशों तक में जश्न मनाया गया। तमाम लोग भांगड़ा भी कर रहे थे, तमाम अपने फिल्मों में, हिंदी फिल्मों के गाने पे डांस भी कर रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी, विदेशों में हो रही थी। जैसे लग रहा था कि उन्हीं के कोई प्रत्याशी ने जीत हासिल की हो, यानी वो प्रधानमंत्री के लिए था सीधे सीधे। आप देखिए, वोट देने की बात भी जब हो रही थी तो प्रधानमंत्री यानी मोदी को लोग वोट दे रहे थे, भाजपा प्रत्याशी को नहीं जान रहे थे, कमल और मोदी को जान रहे थे। उसी तरीके से जो जश्न मनाया गया, आप देखिए पूरे देश भर में है। और आज मैं बताऊं, एक ऐसे आदमी से हमारी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, उसने कहा कि भाई मैं तो सोच रहा था कि, और वो दलित हैं, उन्होंने कहा कि मैंने भाजपा को वोट दिया, मैं चाहता था कि भाजपा जीते, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जो मिला है हमको उसका जश्न मनेगा तब जब प्रधानमंत्री दोबारा शपथ ग्रहण करेंगे। और जाहिर सी बात है, जीतने के बाद वो कह रहे थे मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनको मकान मिला था, उनको गैस मिली थी, इस तरह की जो सुविधाएं जमीनी स्तर पर जो काम हुए थे, उसका जश्न मनाने का उन लोगों के पास भी अब समय है कि अभी तो जैसे शपथ ग्रहण होगा, वो लोग भी जश्न मनाएंगे जिनको तमाम सुविधाएं। आपके पास चर्चा करेंगे और साथ ही साथ संजय जी से भी चीजों को समझेंगे। वक्त की मजबूरी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। तमाम और जो अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो बस कुछ ही घंटों का इंतजार, और ये वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 7 बजे नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। और जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो उनकी टीम है उसके लिए पूरे नाम तैयार हो चुके हैं, और वो नाम आधिकारिक तौर पर अभी सामने जरूर नहीं आए। संजय भटनागर जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ, अनिल भारद्वाज हमारे साथ चर्चा करने के लिए। संजय भटनागर जी, जिस बात का जिक्र हम ब्रेक से पहले कर रहे थे, उस बात पे आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों की बात होती है, उत्तर प्रदेश में 2022 का सियासी दंगल भी है। अब कहीं ना कहीं सारी चीजें उस पर फोकस करते हुए होंगी। इन सबको लेकर आपको लगता है कि वाकई में संघ और योगी आदित्यनाथ और इन सब से भी क्या कुछ फीडबैक्स लिए गए होंगे इन सब चीजों को लेकर के? जी बिल्कुल, आरएसएस से फीडबैक लिए बगैर तो कोई कैबिनेट बनती नहीं है भाजपा की, तो इसमें तो बिल्कुल मान लिया जाएगा। और आपके योगी जी जो हैं ये तो आरएसएस से ही हैं बेसिकली, तो आरएसएस की पसंद है, तो आरएसएस उनकी पसंद भी कुछ होगी, यूपी से किसको लिया जाए, और 22 का इलेक्शन भी ध्यान में रखना ही है। तो उस तरह से तो बिल्कुल मेरा तो, मैं पहले भी कह रहा हूं कि इस तरह से बैलेंस किया जाएगा कि सारे वर्गों को भी संतुष्ट किया जाए और 22 का इलेक्शन भी देख लिया जाए,
क्योंकि बीजेपी की जिस तरह इलेक्शन मोड में रहती है, मुझको नहीं लगता वो 22 के लिए 2021 का इंतजार करेगी। वो अभी से काम पे लग जाएगी। और जो स्टाइल है मोदी की और अमित शाह की, तो वो तो आज ही से काम शुरू हो जाएगा उनका। तो ये बिल्कुल, और आरएसएस और का फीडबैक भी जरूर लिया गया होगा। लेकिन इन सब के बीच में इतना जरूर है कि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में इतना चुनौतीपूर्ण चुनाव था कि आपको एक तरफ कास्ट, जिस तरीके से सपा और बसपा और आरएलडी मिलकर के आए और बीजेपी, उसके बाद जो फाइट थी उसमें कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक का जिक्र किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। संजय भटनागर। बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूं, जाइंट किलर हैं वो। और हम लोग एक बात इग्नोर कर दी कि 2014 में भी उनके और डिंपल यादव का बीच में जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। 20,000 वोट का था और दोनों ने 3 लाख से ऊपर वोट पाए थे। तो पिछली बार भी उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा था और इस बार तो खैर बहुत ही अच्छी बात रही। और इस बात को रिकॉग्नाइज करना भी चाहिए पार्टी को कि कोई आदमी किसी भी बड़े कैंडिडेट के सामने हारने के बाद भी जीतता है और लड़ता रहता है, तो ये कंसिडरेशन होना चाहिए। फाइटिंग स्पिरिट को भी देखना चाहिए। और फिर उस रीजन से जो कि सपा का गढ़ माना जाता है, कोई जीत के आया है भाजपा का, तो उसको मुझको ख्याल है कि वो जरूर कंसिडरेशन में होंगे और उनके नाम पर जरूर चर्चा हुई होगी। अनिल भारद्वाज जी, क्या लगता है अमित शाह एडजस्ट हो जाएंगे इधर? तो जेपी नड्डा का नाम चल रहा है बीजेपी अध्यक्ष के लिए कि उनको जो है बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में उनका रोल बड़ा एक्टिव रोल प्लेयर के रूप में रहे हैं। जाहिर तौर पर उससे पहले जब केंद्र सरकार में भी रहे तब भी एक एक्टिव रोल प्लेयर के रूप में रहे। जेपी नड्डा, क्या अमित शाह ने जिस तरीके से चीजों को मैनेज किया है उसी प्लेटफॉर्म पर सटीक बैठते हैं, आपको ऐसा लगता है? देखिए, अमित शाह को पाना तो थोड़ा मुश्किल है। वो जो आम भाजपाइयों में जो उनकी पैठ है और जो पहुंच है, वहां तक पहुंचना अभी नड्डा के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन और जिस शैली में अमित शाह काम करते हैं, जिस आक्रामकता के साथ काम करते हैं, वो फिलहाल नड्डा जी में तो नहीं है। लेकिन जो पार्टी का नियम है कि भाई 2 पद नहीं एक साथ नहीं रह सकते, हालांकि उसका यूपी में हो चुका है। जब ओम प्रकाश सिंह मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो कभी कभी वो नियम टूटे भी हैं। तो हो सकता है नियम टूट भी सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन जहां तक आप बता रहे थे नड्डा जी की बात, तो हो सकता है कि वो उसके करीब पहुंचे, लेकिन वो बात नहीं रहेगी। क्योंकि चुनाव अभी जो है, अभी आप देखिए उपचुनाव होने जा रहा है। योगी जी, अब तो मोदी की परीक्षा अभी तक थी, अब ये जो 11 सीटों पर उपचुनाव होगा उस पर योगी की सीधे परीक्षा है, उपचुनाव में जीतने को जितवाने को लेकर के। तो यहाँ बहुत सोच संभल करके वो अध्यक्ष से लेकर के यहाँ तक, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को काम करना होगा। इसकी भी रणनीति निश्चित रूप से बनी होगी, क्योंकि भाजपा तो लगता है कि जैसे सतत काम करने वाली। और जहां तक सुब्रत पाठक की बात है, उन्होंने तो मुझे लगता है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कोई हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा वाली उन्होंने चरितार्थ कर दिया। लगातार लड़ते रहे, पार्टी भी लगातार उन पर भरोसा करती रही और जीत ही गए आखिर। बिल्कुल। अनिल भारद्वाज, क्या लगता है आपको ऐसे में सुब्रत पाठक को क्या कहां कैसे एडजस्ट किया जा सकता है? इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप? क्या सोचते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि राज्य मंत्री का तो दर्जा उनको दिया ही जाना चाहिए और उम्मीद है कि यही देंगे, क्योंकि यूपी से अन्य लोग भी हैं जो बड़े बड़े नाम हैं। अब जिसे शिव प्रताप शुक्ला हैं, उनको भी कहा गया है, वो राज्य मंत्री रह चुके हैं, तो हो सकता है उनका पद बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए इनको कम से कम राज्य मंत्री के दर्जा मिलने की संभावना है। जो ब्राह्मण जो जातीय जो संतुलन है, उसमें भाई कम से कम गोरखपुर को बराबर करने के लिए, देखिए गोरखपुर में जैसे चलता है, यूपी में तो छोड़ दिया जाए, लेकिन गोरखपुर में जिस तरीके से ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर चलता है, चाहे वो चुनाव हो चाहे जो भी हो, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखिए कि जब योगी को मुख्यमंत्री बनाया तो शिव प्रताप शुक्ला को पिछले रिजिम में मंत्री बनाया गया था, राज्य मंत्री बनाया गया, दर्जा दिया गया था। तो इस बार भी उसी प्रकार की कवायद चल रही है और वैसा ही होना चाहिए। जो मुझे लग रहा है कि शिव प्रताप शुक्ला को भी इस बार ठीक ठाक पोस्ट मिल जाएगी, मतलब कैबिनेट में भी जा सकते हैं।
संजय भटनागर जी, आपका व्यू क्या है इस पर? जी बिल्कुल ही जो अनिल कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि उसमें से कुछ लोग प्रमोट भी होंगे और अब जैसे स्मृति ईरानी है, उनको हो सकता है और अच्छा मंत्रालय मिल जाए। प्रमोट तो कैबिनेट मिनिस्टर तो वो ऑलरेडी थी, मेरा ख्याल है कि और बड़ा डिपार्टमेंट मिल सकता है। भाई वो तो कांग्रेस अध्यक्ष को हरा के आई हैं और इसमें से कई लोग ऐसे हैं, संतोष गंगवार भी कितनी बार जीत चुके हैं बरेली से, तो प्रोटेम स्पीकर तो खैर उनको बनाया गया है और अगर कैबिनेट में नहीं लेते हो सकता है स्पीकर भी हो सकते हैं वो। और ऐसे तमाम नाम है 3-3, 4-4 बार वाले, तो मेरा ख्याल है काफी कई एमपीज हैं जो 3-3, 4-4 बार जीत चुके हैं। तो इनमें से कई को पहली बार भी मौका मिल सकता है और कुछ लोग जो है राजमंत्री थे वो प्रमोट भी हो सकते हैं। संजीव बालियान का भी प्रमोशन हो सकता है, संजीव बालियान को भी वेस्टर्न यूपी से अच्छा जीते हैं और राजेंद्र अग्रवाल भी पुराने रहे हैं, उनको भी मौका मिल सकता है। तो आप कह नहीं सकते। और देखिए मेरा ख्याल है 7 की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी का वोट बैंक है, जिस बात का जिक्र अनिल भारद्वाज जी ने भी किया था, उस डी फैक्टर की संजय भटनागर हम बात कर रहे हैं, दलित फैक्टर की बात कर रहे हैं। उसको लेकर के जब वोट बैंक की बात होती है, परसेंटेज की बात होती है, तो कहते हैं इतना परसेंट इधर चला गया, इतना परसेंट इधर चला गया। क्या आपको लगता है कि वाकई में किसी दलित चेहरे पर बीजेपी यहां पर एक बड़ा दांव खेल सकती है? बिल्कुल खेल सकती है, क्योंकि ये देखिए ये बात मान के चलिए कि अगर हमने भाजपा ने गठबंधन को हराया है तो ये उनके गठबंधन का पूरा दलित वोट नहीं गया है बसपा को, ये तो तय बात है। तो बसपा को अगर दलित वोट नहीं गया, हम लोगों का जो आकलन है और भी विशेषज्ञों का जो आकलन है उसमें यह है कि नॉन जाटव वोट्स काफी बीजेपी को गया है, गया होगा, नहीं तो इतनी सीट्स नहीं आती। तो अगर दलितों ने वोट दिया है बीजेपी को तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, ये तो मेरा मानना है और इस पर जरूर चर्चा हो रही होगी। और फिर 2022 तो अभी दूर है, अभी तो मिनी इलेक्शन हो जाएगा 30-31 सीट विधानसभा की और लोकसभा की कई सीटों पे। अभी तो उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव भी मतलब बड़ा नंबर है, अगर 30-31 सीट्स पे उपचुनाव होगा तो ये बिल्कुल उसके मद्देनजर भी दलितों को तो साधना ही पड़ेगा, साधना तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यह है कि हाँ उन्होंने अगर वोट किया है तो उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा। बिल्कुल। संजय भटनागर, अनिल भारद्वाज जी, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। तमाम और चीजें तो और अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं, उनको भी हम आपसे शेयर करेंगे, साथ ही साथ अपने दर्शकों तक वो बताएंगे कि क्या कह रहा अब शपथ ग्रहण की तैयारियां कैसी हैं ये भी जानेंगे और ग्राउंड जीरो पर क्या है तस्वीर वो भी समझेंगे। और जिस तरह से इस कार्यक्रम को, शपथ ग्रहण समारोह को इतना भव्य बनाया जा रहा है, उन तमाम चीजों को भी जानेंगे, समझेंगे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।